तो भाई, जय हिंद सभी लोगों को। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर और आप सब मुझे जानते हैं डिफेंस उस्ताद के नाम से। डिफेंस उस्ताद के चैनल पे आपका वेलकम है। हम कवर कर रहे हैं सीडीएस, एनडीए, एफ कैच एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 के वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, अप्रैल से हमें करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो इन तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सीएपीएफ एसी के लिए भी जरूरी है। ये मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि भाई, अगर आप डिफेंस उस्ताद के ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे अभी करंट में बैचेस CDS 1 2026 के लिए और CAPF AC 2026 के लिए इनरोलमेंट चालू है। सीडीएस का एग्जाम आपका होगा 12 अप्रैल को। ठीक है, अरे भाई ये आगे ऊपर पहुंच जाता है। 12 अप्रैल को होगा भैया सीडीएस का एग्जाम, और सीएपीएफ का जो है वो आई गेस 19 जुलाई को है। तो सीएपीएफ के लिए क्योंकि प्रिपरेशन ज्यादा चाहिए होती है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए जितनी जल्दी आप इनरोल कर सकते हैं कर लीजिए। जनवरी से फुल फ्लो में चीजें स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच के लिए आप आईएमएस कॉलेज, दैट इज नोएडा सेक्टर 62 में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस वहीं कंडक्ट होती हैं। आप डीएम कीजिए इस पर्टिकुलर नंबर पर और आपको मैं इनरोलमेंट का पूरा प्रोसीजर बता दूंगा। ठीक है, हमारा एक तो सीडीएस का ऑनगोइंग बैच है जो ऑलरेडी रनिंग है, और एक अपकमिंग बैच है जो दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो अगर आपको दोनों में से किसी भी बैच को इनरोल करना हो, आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस आपकी लाइव कंडक्ट होती हैं, प्लस अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाती हैं। 1 साल का फुल एक्सेस रहता है आपके पास उन क्लासेस का। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर ऑफ द कैटेगरी नेशनल एंड डिफेंस। सबसे पहली हमारी कैटेगरी नेशनल और डिफेंस कैटेगरी रहती है। ठीक है, सबसे पहला करंट अफेयर है कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट बना दी है कि गवर्नर्स को बिल के ऊपर एक्ट करना है आर्टिकल 200 के अंडर। पिछले वाले करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स को रिप्राइंड किया था। किसके लिए? जो आपके डिफेक्शन के केसेस आ रहे थे उनमें आपका समय सीमा पर फैसला लेने के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया है। स्पेशल पावर्स होती है सुप्रीम कोर्ट के पास इसमें, और कंप्लीट जस्टिस यानी कि लोगों को पूरा न्याय दिलवाने के लिए, है ना। अब ये जो पर्टिकुलर केस है ना, इस केस का नाम है तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका और गवर्नर के आपस में खींचातानी चल रही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को एब्सोल्यूट वीटो की पावर नहीं दी गई है, जबकि दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से खेल रहा है। ठीक है, इवन गवर्नर को पॉकेट वीटो की पावर भी दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला है कि नहीं भैया आप ऐसा नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस जो बिल में एज सून एज पॉसिबल नाम की चीज मेंशन की गई है आर्टिकल 200 में, इसका सीधा सा मतलब है कि गवर्नर जो है उसको अर्जेंटली डिसीजन लेना पड़ेगा किसी भी बिल के ऊपर, है ना। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने किसी बिल को गवर्नर के पास भेजा और गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देता है ना। पहला तो एक्शन ये रहता है। अब प्रेसिडेंट ने वापस गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेज रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा से पास करके गवर्नर के पास भेज रही है। तो इस केस में अब गवर्नर प्रेसिडेंट के पास उसको दोबारा से नहीं भेज सकता, है ना। अगर बिल हमारा अनचेंज्ड है तो मतलब बिल्कुल वैसे का वैसा ही बिल स्टेट विधानसभा ने पास कर दिया है तो गवर्नर को उसको अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी दूसरी बार, है ना। लेकिन अगर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो बिल का मतलब प्रारूप चेंज हो गया, तो अब उस केस में गवर्नर प्रेसिडेंट के पास दोबारा से भेज सकता है। मतलब गवर्नर को जो सरकार चलानी है वो एड एंड एडवाइस के बेसिस पे चलानी है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी जोड़े हैं सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। ठीक है, कि भैया जो भी बिल जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को अफेक्ट करता है उसको एक्सेप्शन में डाल दिया इन लोगों ने। ठीक है, और अगर आपने इन टाइमलाइंस का पालन नहीं किया है तो गवर्नर के इनएक्शन को जुडिशियल रिव्यू भी लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 200 के अंडर में कुछ 1 महीने की, 3 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की अलग अलग जो टाइमलाइंस है वो बना दी गई। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जारी किया है ताकि ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को एसेस किया जा सके। आप सबको पता है हमारे देश में रैंकिंग्स रहती हैं, स्टेट्स की अलग रैंकिंग्स रहती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रोग्राम आता है आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इन सब में क्या रहता है, इनकी रैंकिंग की जाती है अलग अलग पैरामीटर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स जो पंचायत के लिए हैं, जैसे कि पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस्ड लाइवलीहुड पंचायत, गरीबी मुक्त पंचायत, रोजी रोटी बढ़ा रहे हैं इसमें। हेल्दी पंचायत,
ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत कितनी है, वाटर सफिशिएंसी कितनी है वहां पर, क्लीन और ग्रीन पंचायत है ना, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने खुद से बनाया, सोशली जस्ट मतलब सामाजिक तौर पे सबको बराबरी के तौर पे ट्रीट कर रही है, पंचायत जिसमें गुड गवर्नेंस है, और वुमेन फ्रेंडली पंचायत, इन थीम्स पे इनको एसेस किया जा रहा है ना। तो देखो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हमारे देश में है, जिसमें से अराउंड 2.16 लाख जो है ग्राम पंचायत, जो कि आपकी अराउंड 29 स्टेट से लाई करती हैं, सॉरी 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आती हैं, उनको एसेस किया जा चुका है। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स आपका है, ये पंचायत को इन 9 की पैरामीटर्स पे ही लोकल डेवलपमेंट के लेवल पे एसेस करता है। इसमें अलग अलग आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि अचीवर। अब अचीवर किसी को भी नहीं मिला है, 0% भैया अचीवर है। एस्पिरेंट्स की बात करते हैं तो एस्पिरेंट में 61.2% पंचायत एस्पिरेंट्स में है, और परफॉर्मर जो उससे कम वाली कैटेगरी आ जाती है, उसमें आपके आ जाते हैं 36% पंचायत। अब इस सब में लीड कर रहा है गुजरात। गुजरात के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत है, जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फ्रंट रनर के तौर पे काउंट की जा सकती है। थर्ड, इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर, इसकी बात बस इतनी सी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये जो मिनिस्ट्री है हमारी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने कोलेबोरेशन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में, और इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो सीसीआई ने तकरीबन 100 लाख बेल्स, जो आपके सीड कॉटन के हैं, वो किसानों से प्रोक्योर किए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशंस के अंडर। अब ऑब्वियस सी बात है कि कॉटन की बात हो रही है, तो इनकी जो नोडल मिनिस्ट्री होगी वो कौन सी होगी, वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। सबसे पहली बात तो ये है ना। अब सीसीआई एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। 1970 में इसका गठन हुआ। इनका सीधा सा काम आता है कि प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस, यानी कि ये एमएसपी जो वाले ऑपरेशंस होते हैं, इनको सपोर्ट करना है बिना किसी क्वांटिटेटिव लिमिट के, कॉटन को परचेज कर देना है ना, ताकि देश के अंदर जो रॉ मटेरियल की डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। हमारी खुद की डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है कॉटन की, तो उसको भी पूरा किया जाना। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात करेंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ ये बोला है कि हमने टोटल माइनिंग बैन लगा दिया है। कहाँ पे लगा दिया है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट के 10 किलोमीटर के रेडियस। ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ फोर्ट आप सबको पता है ये राजस्थान में लोकेटेड है। एक लोकल मोरी राजपूत रूलर थे, उन्होंने इसको बनाया था। इनका नाम था चित्रांगदा मोरी। 7th सेंचुरी में बनाया था, मतलब आराम से 1,500-2,000 के आसपास का टाइम बीत चुका है। अब ये मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी की आपने पोयम पढ़ी होगी या उसके ऊपर मूवी देखी होगी, पद्मावत, है ना। तो पद्मावती, सॉरी। उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी जो है, उसमें चित्तौड़गढ़ फोर्ट को इन्वेड किया था, है ना। और उसके बाद में रानी पद्मिनी जो है, उन्होंने जौहर किया था। बाकी राजपूत जो है, उन्होंने साका परफॉर्म किया था। ठीक है। रानी पद्मिनी ने मास जौहर कमिट किया था अपने ऑनर को बचाने के लिए इस्लामिक इन्वेडर से। कल्चरल सिग्निफिकेंस इसका इतना है कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला था 2013 में, ताकि मतलब हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान की पूरी चेन है उसके अंडर में इसको डाला है। आगे, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स फॉर 2024 रिलीज, ये क्वेश्चन तो हमारा सीडीएस 2 2025 में भी पूछा गया था कि इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया था। अब देखो, सबसे पहली बात, तकरीबन 6,982 गांव, और उसके साथ साथ 5,767 अर्बन ब्लॉक्स, इनको सर्वे किया गया था जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक। उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बेस्ड है। अब इसको लॉन्च किया गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 2017 में, है ना। यही तो क्वेश्चन आया था कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, और पीएलएफएस का ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है, आप सबको पता चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को देखना। तकरीबन 3 महीने का शॉर्ट इंटरवल लिया जाता है। इस 3 महीने की एंडिंग लिमिट के 7 दिन पहले ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसको बोला जाता है करंट वीकली स्टेटस। अब एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं, वो आपके पिछले
365 दिन को बोला जाता है यूजुअल स्टेटस। ठीक है। और करंट वीकली स्टेटस को CWS यानी कि 7 दिन का जो रहता है। ये दोनों अर्बन और रूरल दोनों इलाकों के लिए जारी किए गए हैं। इसमें आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब कि कितने परसेंटेज के जो लोग हैं जो लेबर फोर्स में शामिल हैं, जो या तो वर्किंग है या फिर काम ढूंढ रहे हैं, अवेलेबल है वर्क के लिए। WPR बोला जाता है आपका मतलब परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट, कितने परसेंटेज के जो लोग हैं वो पॉपुलेशन में आपके ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। और UR यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो देखा जाता है कि कितने परसेंटेज के लोग जो हैं जो आपके अनएम्प्लॉयड है लेबर फोर्स के। फिर विजिंजम पोर्ट की बात करते हैं तो रिसेंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप MSC तुर्कीये जो है वो आपका विजिज्म इंटरनेशनल सी पोर्ट पर उसने डॉक किया। मतलब इंडिया का ये है पहला डीप वाटर यानी कि गहरे पानी वाला ट्रांस शिपमेंट पोर्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अथॉरिटी है विजिज्म इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड। इस कंपनी की ओनरशिप फुली गवर्नमेंट ऑफ केरल के अंडर में है। लोकेशन है तिरुवनंतपुरम में। और ये आपका एक नेचुरल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है, सीधी सी बात है, जो भी कंटेनर शिपमेंट्स ट्रांसशिपमेंट्स आते हैं, एक देश इसके पास है, इंडिया के पास है, इंडिया से कहीं और चले गए, तो जो भी आपके पास में कंटेनर ट्रांसशिपमेंट आते हैं उसके साथ साथ बल्क जब का जो कार्गो है उसके साथ डील करना। ठीक है। इसको बनाया गया है एक लैंड लॉर्ड मॉडल में। ठीक है। लैंड लॉर्ड मॉडल में क्या होता है? लैंड लॉर्ड मॉडल में सिंपल सा काम होता है कि प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं वो उसके ऑपरेशंस को देखते हैं। डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं वो प्राइवेट बंदों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और जो पोर्ट अथॉरिटी रहती है लाइक BISL जो हो गई, जो उसको रेगुलेट करने का काम या लैंडलॉर्ड बनने का काम करता है ना। तो इसमें PPP कंपोनेंट भी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है। यानी कि इसको डिजाइन करने का काम, ठीक है, पहले इसको डिजाइन किया जाएगा, इसको बिल्ड किया जाएगा, इसको फाइनेंस किया जाएगा और फिर इसको ऑपरेट किया जाएगा। और उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। प्राइवेट एंटिटीज इसको बनाएंगी फिर इसको ट्रांसफर कर देंगी। मोस्टली इसी को बोला जाता है DVFOT मॉडल। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने हॉस्पिटल्स को बोला है कि ये जो आप बर्थ एंड डेथ की रिपोर्टिंग में समय ले रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को 1949 में सेटअप किया गया था। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आ जाते हैं। अब इनका काम आता है हाउसिंग के साथ साथ आपका पॉपुलेशन की जनगणना यानी कि सेंसस करवाना। ऐसा इनको सेंसस एक्ट 1948 के अंडर में बोला गया। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के अंडर में इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना होता है बर्थ और डेथ का। ठीक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि जो भी वाइटल रेट्स आ जाते हैं आपके बर्थ रेट, यानी कि 1000 बच्चों में, 1000 की पॉपुलेशन में एक साल में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, डेथ रेट 1000 की पॉपुलेशन में एक साल में कितनी मौतें हो रही हैं। उसके बाद आता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि 1000 बच्चों में कितने शिशुओं की मृत्यु हो रही है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यानी कि 1000 बर्थ में कितनी माताओं की मृत्यु हो रही है। ठीक है। इसके साथ साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को मेंटेन करने का काम भी करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस देश में कितने लोग हैं, जिसमें सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी काउंट किया जाता है। वो होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और उसके साथ साथ ये मदर टंग सर्वे भी करते हैं कि भैया कितने पर्टिकुलर लोग कौन सी बोलियों को या कौन सी भाषाओं को देश में बोलते हैं। आगे बात करेंगे, त्रिपुरा आपका जत्रा उत्सव को ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब ये जो जत्रा है ये आपका एक नाटक आता है यानी कि फोक थिएटर आता है जो बेसिकली बंगाल एंड उड़ीसा में प्ले किया जाता है, वहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी कि इसके जो ओरिजिन है वो हम देख सकते हैं वैष्णविज्म के साथ में। ठीक है। सॉरी, वैष्णव, SHN, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, वैष्णविज्म। ठीक है। वैष्णव पंथ से रिलेटेड आ जाता है, जो भक्ति मूवमेंट आपका 16th सेंचुरी में चलाया गया था। चैतन्य सॉरी यार, बोलते बोलते ना राइटिंग दिमाग से निकल जाती है जबकि मैं डिक्टेशन में बहुत अच्छा हूँ। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा
यानी कि इसमें बहुत सारी मिक्स्ड चीजें आती हैं। इसमें आपका सॉन्ग भी आता है, इसमें आपका डांस भी आता है, एक्टिंग भी आती है, रेसिटेशन भी आता है। बहुत सारी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स स्टोरीज लाइक हमारे धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको इसमें डिपिक्ट किया जाता है। अब 26/11 मुंबई टेरर अटैक के जो एक्यूज्ड है तहव्वुर राणा, उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया है इंडिया में यूएस से। अब यूएन का ओडीसी यानी कि क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इनके हिसाब से एक्स्ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान को सरेंडर कर देना। ठीक है, जो कि एक भैया रिक्वेस्टिंग स्टेट है, उसको चाहिए ये बंदा कि भैया ये बंदा हमारे पास में भेज दो, है ना। और दूसरा आपका ऐसा स्टेट होता है होस्ट स्टेट, जिसके पास वो बंदा रह रहा होता है, या तो उन्होंने कैप्चर कर रखा होता है या फिर वो सिंपली वहां पे चिल कर रहा होता है। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि भैया ये बंदा हमारे यहाँ किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए क्या है, लिस्टेड है, तो आप इस बंदे को हमारे पास में भेज दो। इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और बदले में ये उस बंदे को आपके पास में भेजेंगे, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस है, मतलब कि आपके यहाँ भी वो क्राइम माना जा रहा है, हमारे यहाँ भी क्राइम माना जा रहा है, हमारे यहाँ सिवियरिटी ज्यादा है उसकी, तो भैया चलो आप हमारे पास उसको भेज दो ताकि हम उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट कर सके। तो भैया ये जो मैं आपसे बोल रहा था एक्स्ट्रा डिटेबल ऑफेंस का मतलब क्या आता है, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये आता है कि कोई भी एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी आपने कर रखी है, जिसको हिंदी में प्रत्यर्पण बोला जाता है, आपने किसी स्टेट के साथ में कर रखी है ना, और वहां पे भी तकरीबन 1 साल जेल उसको हो सकती है मिनिमम। ठीक है, इंडिया में या फॉरेन स्टेट में, तो आप उसको एक्स्ट्राडिट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो नोडल अथॉरिटी है जो एक्स्ट्रेडिशन से रिलेटेड केसेस को देखती है। तकरीबन 48 नेशंस के साथ में हमारी ऐसी ट्रीटीज है, जिसमें बांग्लादेश और यूके भी आ जाता है। फिर हम बात करेंगे नवकार महामंत्र दिवस की। तो नवकार महामंत्र दिवस एक सेलिब्रेशन आता है स्पिरिचुअल हार्मनी का, फिजिकल कॉन्शियसनेस का, है ना, जिसके द्वारा लोगों को बोला जाता है कि नवकार महामंत्र का आप चैंटिंग कीजिए, जिससे विश्व कल्याण होगा। अब नवकार महामंत्र जो है ये आपका जैनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। मोस्ट रिवेयर्ड यानी कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड और यूनिवर्सल चैंट आता है। अब यहाँ पे कुछ आपके पर्टिकुलर टर्म्स आ जाते हैं जैनिज्म में, जैसे कि सबसे पहले एक आता है अरिहंत। अरिहंत का मतलब होता है जिसको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है, परफेक्ट नॉलेज मिल चुकी है। ठीक है, फिर आते हैं आपके सिद्ध। ये सिद्ध होते हैं, इनको इन्होंने 8 कर्म जो हैं, ठीक है, उनको मिटा दिया है और मोक्ष प्राप्त कर लिया है। आचार्य आते हैं, यानी कि जो कि महाव्रत यानी कि बड़े बड़े जो व्रत हैं उनको रखते थे, ग्रेट प्रॉमिस उनको रखते हैं। फिर उपाध्याय आते हैं जो मोक्ष की नॉलेज देते हैं, और साधु आते हैं जो कड़ी तपस्या करते हैं, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। पीएम पोषण यानी कि पोषण शक्ति निर्माण स्कीम की बात करेंगे तो जो मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, आपकी मिड डे मील्स प्रोवाइड करने की छोटे बच्चों को पीएम पोषण स्कीम के अंडर में, इसको 9.9% के आसपास बढ़ा दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही डील करेगी, मिड डे स्कील है ये, है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि गरम गरम ताजा गरम गरम खाना जो है वो पका के बच्चों को खिलाया जाता है, तकरीबन 11 करोड़ बच्चों को। ठीक है, जो कि बाल वाटिका में पढ़ते हैं, है ना। क्लासेस 1 से लेके 8 के बीच में आते हैं, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। इसका टेन्योर 2021 से लेके 2026 तक का है। बाल वाटिका में गर्मा गर्म खाना जो है वो आपको बच्चों को खिलाया जाता है, मोस्टली जो क्लास 1 से पहले वाले होते हैं, ठीक है, प्री स्कूल को बिलोंग करते हैं। तिथि भोजन भी आपका कराया जाता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम होता है जिसमें लोग स्पेशल फूड बना के लाते हैं और बच्चों को देते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स पे, है ना। उसके बाद 11 अप्रैल इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले। इनका जन्म सतारा यानी कि महाराष्ट्र में 1827 में हुआ। सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने कई सारी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लाइक अनटचेबिलिटी ऑफ कास्ट सिस्टम। इनको महात्मा का टाइटल 11 मई 1888 को दिया गया था विठल राव कृष्णाजी वांडेकर, जो महाराष्ट्र के सोशल एक्टिविस्ट थे। अब इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉजेस के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए और गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ब्राह्मणों को बहुत गालियां दी, सवर्णों को बहुत गालियां दी। अपनी वाइफ सावित्री बाई फुले की हेल्प से उन्होंने मॉडर्न टाइम का जो बोला जाता है कि पहला जो स्कूल है गर्ल्स का 1848 में, वो खोला ताता साहब भिड़े के रेसिडेंस में पुणे में, है ना। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज
की जो स्थापना की, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यधर्म वगैरह वगैरह। इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपके भी ज्ञान चक्षु खुलेंगे कि भाई बंदे ने क्या क्या बोला है, किन किन लोगों के खिलाफ, कितना सही है उसमें, कितना गलत है। मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, कंट्रोवर्सीज बहुत हो जाती। कुछ चीजें करंट अफेयर्स का पार्ट है तो वही पढ़ानी होती है, उसमें अपना ओपिनियन नहीं रख सकते। ठीक है, चलो। इंडिया का जो रॉ सिल्क का प्रोडक्शन है वो 31.9 थाउजेंड मीट्रिक टन से लेके 38.9 थाउजेंड मीट्रिक टन बढ़ चुका है पिछले कम से कम 7-8 सालों में, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के हिसाब से इंडिया की जो पोजीशन है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर की हो चुकी है ना। और हम लोग सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यानी कि सिल्क कंज्यूमर भी हैं। मतलब सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हम प्रोड्यूस करते हैं, और लार्जेस्ट नंबर पे हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सिल्क क्या होता है? सिल्क तो होता है एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क वर्म्स के द्वारा। ठीक है, खासकर पर्टिकुलरली बॉम्बाइट्स मोरी स्पीसीज होती है सिल्क वर्म्स की। इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है सेरीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर होता है वैसे सेरीकल्चर होता है। सेरीकल्चर में सिल्क वर्म्स का कल्टीवेशन किया जाता है, सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है। इनको खिलाया जाता है मलबेरी, इनको मलबेरी खिलाया जाता है। ठीक है, ओक खिलाया जाता है, कैस्टर जो है वो खिलाया जाता है, अर्जुन लीव्स खिलाई जाती हैं। ठीक है, स्पिन जो क्या बोलते हैं कोकून्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। और उसके बाद में आपके सिल्क यार्न को प्रोसेसिंग करके निकाला जाता है, फैब्रिक निकाला जाता है। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो चारों मेजर वेराइटीज के जो सिल्क वॉर्म है, उन नेचुरल सिल्क है उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कि सबसे पहला हमारा आ जाता है मलबेरी सिल्क। तकरीबन 90% इंडिया का सिल्क प्रोडक्शन इसको डेडिकेटेड है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में होता है। उसके बाद आपका रहता है तुषार सिल्क, इसको कोसा के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन, आसान जैसे जो आपके पेड़ होते हैं वहां पर वाइल्ड सिल्क वर्म्स के द्वारा पैदा किया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उसके बाद में आता है एरी सिल्क। ठीक है, इसको बोला जाता है अहिंसा सिल्क। क्यों? क्योंकि वोम्स को मारा नहीं जाता है रीलिंग के दौरान। ठीक है, मेनली ये नॉर्थ ईस्ट असम और मेघालय में पाया जाता है। और सबसे लास्ट कैटेगरी आती है आपकी मुगा सिल्क की, जो कि स्पेसिफिकली असम में पाया जाता है। इसमें एक गोल्डन और येलो जैसी शाइन आपको देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है। अब सुप्रीम कोर्ट फिर से आगे बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर ने जो बिल प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किए थे, उन पे प्रेसिडेंट को भी भैया डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। वही वाला केस था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट के लिए भी हम एक टाइमलाइन बना दे रहे हैं, है ना। प्रेसिडेंट को एक्ट करना पड़ेगा आर्टिकल 201 को फॉलो करते हुए, कि गवर्नर्स ने जो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड किए हैं, उनको उनकी असेंट के लिए, है ना। अब टाइम लिमिट क्या कर दी है उन्होंने, बोला है कि 3 महीने की टाइम लिमिट हम आपको दे रहे हैं। प्रेसिडेंट को ये बोलना पड़ेगा कि भैया किस रीजन की वजह से आपने इस बिल को विदहोल्ड कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी मतलब कि एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मैंडेमस की जो रिट है वो हम इशू कर सकते हैं आपके खिलाफ, है ना। स्टेट्स इंटाइटल्ड है कि भैया ऐसी रिट पिटीशन प्रेसिडेंट के खिलाफ फाइल करवा सकते हैं। मैंडेमस की रिट में आपको पता है, इसमें बोला जाता है डायरेक्ट एक्टिविटी, कि भैया आपको ये काम करना है। जनरली किसी लोअर हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी को बोला जाता है। तो आई रियली डोंट नो कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है ना। इन्होंने ये भी बोल दिया कि प्रेसिडेंट के पास में कोई भी एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, जबकि हम सब ने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है कि प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता एब्सोल्यूट वीटो को। ठीक है, कि भैया वो लंबे समय तक बिल के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन एक्चुअली में कर सकता है ना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट कर सकता है। अब उसके बाद डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव को। ठीक है, 1000 केजी की क्लास है ये। 100 किलोमीटर का पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में ये टारगेट किया जा सकता है। इसको इंडिजिनसली डीआरडीओ ने बनाया है। इंडिया टेस्ट डायरेक्टेड, सॉरी डीआरडीओ ने नहीं बनाया इसको। इसको डीआरडीओ ने नहीं बनाया है, इसको शायद अडानी ने बनाया है। बट इंडिजिनसली मतलब इंडिया में ही बनाया है।
उसके बाद इंडिया ने टेस्ट किया है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम दैट कैन डिसेबल ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो भैया इसका नाम है MK2A, यानी कि ये है एक लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। ठीक है, जिसको नेशनल ओपन एयर रेंज कुर्नूल आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इंडिया हो चुकी है फोर्थ कंट्री वर्ल्ड में, यूएस चाइना रशिया के बाद, जिनके पास एडवांस लेजर वेपन कैपेबिलिटीज है। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है DRDO के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज हैदराबाद, चेस। अब DEW की बात करते हैं तो ये कंसंट्रेटेड एनर्जी को यूज करते हैं ताकि इस तरह के ड्रोन्स को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, इन सबको डाउन किया जा सके। ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को मनाया जा रहा है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि मोस्टली न्यू ईयर माना जाता है। उस टाइम पे बहुत अच्छी खासी फसल हुई है तो भगवान को थैंक यू किया जाता है। ठीक है, जैसे पंजाब में आपकी मनाई जाती है बैसाखी, राबी क्रॉप जो है उनकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, भांगड़ा और गिद्दा परफॉर्म किए जाते हैं। केरल और तमिलनाडु में आपका विशु परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ जाता है, दिन और रात अब हो चुके हैं बराबर, इसको सिग्निफाई करने के लिए। ठीक है, पौला वैसाख जो है आपका बंगाल और असम साइड, असम में बिहू मनाया जाता है, पौला वैसाख यहाँ मनाया जाता है। मणिपुर में सचिबुचे रोबा मनाया जाता है, ये सारे के सारे मनाए जाते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपने नए फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट करते हैं, नई बही खाता स्टार्ट करते हैं, इसको हाल खाता नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में पुथंडू, आपका पुथंडू वसुकल तमिलनाडु में हो जाता है, बिहू असम में आता है, नवरेह कश्मीर में आता है, चैत्र नवरात्रि उत्तर प्रदेश में, गंगौर राजस्थान में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, युगाड़ी कर्नाटक में और उगाड़ी आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करें तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने मैतेई कम्युनिटी को वार्न किया है कि भैया थांगसिंग हिल में मत जाओ, मतलब अपनी जगह पे मत जाओ। ठीक है, देखो भाई, थांगसिंग चिंग एक तीर्थ स्थल है मैतेई कम्युनिटी के लिए जो हिंदुज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मणिपुर के माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं लॉर्ड थांगजिंग। अब जो कुकी कम्युनिटी है उन्होंने उस पे क्रॉस गार्ड दिया है। ठीक है, और बोला है कि भैया ये जगह तो हमारी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप पहाड़ की पूजा तो कर सकते हो क्योंकि पहाड़ तो वहीं पर है, बट क्रॉस वहां पर किसी ने लगाया है। ठीक है, तो कुकीज आपके वही लोग हैं जो मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, जो म्यांमार और बाकी जगह से सपोर्टेड हैं। मैतेई वो लोग हैं जो इंडिजिनसली हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं, जो इंडिया के हैं। अब ये जो थांगजिंग हिल है, ये माउंटेन पीक है, मणिपुर में लाई करती है, जो कि चूर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, मोइरांग के वेस्ट में, है ना। यानी कि ये इम्फाल वैली का पार्ट आ जाती है। मणिपुरीज जो है इसको काफी ज्यादा पवित्र मानते हैं। ठीक है, और एंसेस्ट्रल जो डीटी है मोइरांग की, थांगजिंग, उनको मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हर साल वो अपनी एक यात्रा निकालते हैं। यहाँ से आपकी कुछ पर्टिकुलर रिवर्स भी निकलती हैं, लाइक लेमटाक। ठीक है, लेमटाक रिवर जो है वो आपकी निकल के जाती है, नॉर्थ की तरफ जोड़ती है इरांग रिवर को, और साउथ की तरफ आपकी इनकी जो है वो आती है टुइला रिवर, जो कि ज्वाइन करती है टुईवाई रिवर को, जो चूर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। उसके बाद तेलंगाना पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिन्होंने आपका शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन निकाला है ना। मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया और फॉर्मली इंप्लीमेंट भी कर दिया है शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन को, जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी लगाया जाएगा, यानी कि नौकरी के क्षेत्र में। इसमें आर्टिकल 16 का सेक्शन 4 आता है, और एजुकेशन में लगाया जाएगा आर्टिकल 15 का सेक्शन 4। मतलब कि 7 जजेस की आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी। उसमें आपका केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, ये 2024 का केस है। इसमें स्टेट्स को बोला गया कि आप फर्दर शेड्यूल कास्ट को सब क्लासिफाई कर सकते हो, शेड्यूल ट्राइब्स को सब क्लासिफाई कर सकते हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी एक शेड्यूल कास्ट का पूरा लोग आ जाते हैं, तो इसमें से एक पर्टिकुलर टॉप लेयर के लोगों को आप अलग चूज कर सकते हो, या बॉटम लेयर के लोगों को अलग चूज कर सकते हो। इनको या तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो, या फिर ये नीचे वाले जो है इनको आप फर्दर रिजर्वेशन दे सकते हो। मतलब रिजर्वेशन के अंदर ही रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सेपरेट कोटास दिए जाते हैं ज्यादा बैकवर्ड लोगों को, जो शेड्यूल कैटेगरीज के अंडर में रहते हैं। अब ये जो आपका केस था सुप्रीम कोर्ट वर्सेस दविंदर सिंह केस, इसमें आपका यही चीज उन्होंने बोली थी। ठीक है, उसके बाद BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो BEE ये बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग प्रोग्राम किए जा रहे हैं, है ना,
फेक मतलब स्टार रेटिंग्स जो दी जाती है, स्टार रेटिंग्स तो आपको पता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं उसमें स्ट्रांग रेटिंग्स दी जाती हैं। तो जो भी फेक स्टार रेटिंग्स अलग अलग आपकी स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग प्रोग्राम के द्वारा दिए जा रहे हैं, उन पे भैया ये शिकंजा कस। बी की बात करें तो इनको 2001 में सेटअप किया गया था स्टेचुटरी बॉडी के तौर पे, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इनको भैया सेटअप किया था। इनका काम है इंडियन इकोनॉमी में एनर्जी की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना, है ना। और रेगुलेटरी फंक्शंस भी है इनके पास। मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बनाना, जो इक्विपमेंट और अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, ठीक है। मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस बनाना कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, और भैया डिजिग्नेटेड कंज्यूमर्स के लिए आपके एनर्जी कंजप्शन नॉर्म्स बना। उसके बाद गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो जो चीता प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया था, जो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी है, उन्होंने बोला कि कुछ चीताओं को हम लोग कूनो, कूनो भैया कहाँ गया, कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपका ईस्टर्न मध्य प्रदेश के पास में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाता है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में है। ये दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, मंदसौर में, ठीक है, और दूसरा आ जाता है नीमच, यानी कि महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर के पास में। इस पूरे एरिया को निमाड़ के नाम से जाना जाता है, जहां पर नर्मदा रिवर बहती है। अब ये जो फॉरेस्ट है सेंचुरी का, ये आपका आ जाता है खटियार, गिर, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में। चंबल रिवर जो है वो इस एरिया से पास करती है ना। ये सेंचुरी गांधी सागर डैम बैक वाटर भी यहाँ पे बना हुआ है। सलाई, करधाई, धावड़ा, तेंदू पलाश जैसे पेड़ होते हैं, वाइल्ड डॉग्स मिलते हैं, चिंकारा, लेपर्ड, मगर, क्रोकोडाइल, ये सब मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर चतुर्भुज, नला, रॉक शेल्टर्स जो है वो भी वर्ल्ड फेमस इसी का पार्ट आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं चेत्तूर शंकर नायर की, जिनकी स्टोरी आपने केसरी चैप्टर 2 में देखा होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको रिमेंबर किया है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पंजाब के थे, माइकल ओ ड्वायर, इन्होंने इनको सू किया था, क्योंकि इन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए थे 1919 के जलियांवाला बाग मैसकर के। आपने मूवी देखी होगी, इसमें डिपिक्ट किया गया है काफी कुछ, मैंने नहीं देखा तो मैं कुछ एग्जैक्टली बता नहीं सकता। अब ये मद्रास हाईकोर्ट के परमानेंट जज भी थे। इनको आपकी रेले यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में, उसका एक सेक्रेटरी भी बनाया गया था। वायसराय की काउंसिल के 1915 में मेंबर भी थे। एजुकेशन का इनका जिम्मा भी दिया गया था। यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1897 के अमरावती सेशन में। सोशल रिफॉर्म्स में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, सीबीआई ने लॉन्च किया है ऑपरेशन चक्र 5 अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। कोई बंदा फोन करता है कहीं से और किसी इंसान को बोलता है कि भैया आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है ना। ये मोस्टली बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले कुछ समय में इंडिया के कई लोगों को वहां किडनैप करके रखा गया था, जिनसे जबरन ये काम करवाए जा रहे थे, ठीक है। इससे पहले आपका ऑपरेशन चक्र 4 भी लॉन्च किया गया था सीबीआई के द्वारा, ताकि साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क के साथ डील किया जा सके, है ना, जिसमें इंटरपोल की भी हेल्प ली गई थी। सबसे लास्ट नेशनल और डिफेंस की कैटेगरी में आता है सिक्स्थ एडिशन एक्सरसाइज दस्त लिख का, पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट हो चुका है। ये एक एनुअली ईयरली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जो आपकी अल्टरनेटिवली इंडिया और उज्बेकिस्तान में कंडक्ट की जाती है। इस बार इंडिया में है, अगली बार उज्बेकिस्तान में। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को, ठीक है। नेशनल और डिफेंस हो चुके हैं खत्म। तो ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टिलिटी जो है, इन्होंने 2000 से लेकर 2023 तकरीबन 25 सालों की रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट को कौन लॉन्च करता है? इस रिपोर्ट को लॉन्च जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस मैटरनल मोर्टिलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप। इसको बेसिकली MMEIG बोला जाता है, ठीक है। ये लोग लॉन्च करते हैं। इस ग्रुप में आपका WHO भी है, यूनिसेफ भी है, UNFPA भी है, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप और यूएनडेसा पॉपुलेशन डिवीजन जो रहता है शामिल रहता है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1000 जो आपकी बर्थ होते हैं, हर 1000 पॉपुलेशन पे कितनी माओं की जन्म देते हुए मृत्यु होती है ना। तो देखो, इसमें लेकिन 10K का लिया गया था कि 10K लाइव बर्थ पे आपको 2030 तक मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 70 से भी कम लेके आनी है। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से आ जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लोवाकिया की। इसकी कैपिटल है ब्रातिस्लावा। तो स्लोवाकिया आपका इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने विजिट किया है। अब स्लोवाकिया को जैसे आप देख सकते हो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सी के पास, और ये लाई करती है सेंट्रल यूरोप में। ठीक है, एकदम बीचों बीच में आ जाता है। इसके नॉर्थ की तरफ आपको पोलैंड दिखेगा, यूक्रेन दिखेगा आपको इसके ईस्ट की तरफ, यहाँ पर यूक्रेन आ जाता है। ठीक है, और हंगरी जो है वो इसके साउथ में दिखेगा। ऑस्ट्रिया साउथ वेस्ट में है, और चेक रिपब्लिक इसके नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू का ये एक पार्ट है, और इसके साथ साथ यहाँ पर माउंटेन रेंजेस आती है कारपेथियन। ठीक है, यहाँ पे एक माउंटेन आता है उसका नाम है हाई टात्रास, ये हाईएस्ट पार्ट है। और डेनेवर जो रिवर है वो पूरी यहाँ से आपकी फ्लो करती है, उसका पूरा बेसिन यहीं पे लाई करता है। ठीक है, जो स्लोवाकिया और हंगरी के बीच में रन करती है। नेक्स्ट बात करेंगे शेडो फ्लीट की कि भैया शेडो फ्लीट क्या है। तो सबसे पहली बात, यूएस ने आपके सैंक्शंस लगाए हैं। किस पे सैंक्शंस लगाए हैं? यूएई बेस्ड कुछ पर्टिकुलर फर्म्स है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि भैया तुम लोग जो है वो ईरान के ऑयल ट्रेड में हेल्प कर रहे हो। किसके जरिए कर रहे हो? ये आप शेडो फ्लीट के जरिए कर रहे हो। अब शेडो फ्लीट में एक ऐसा ग्रुप रहता है शिप्स का जो सीक्रेटली ऑयल को करते हैं ट्रांसपोर्ट चुपके से। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल सैंक्शंस के अंडर जिन कंट्रीज पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको चुपके से ये लोग तेल पहुंचाते हैं। कैसे करते हैं भाई? सबसे पहली बात है, कुछ छुपे हुए रास्तों का यूज करते हैं, हिडन रूट्स का। कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं ताकि डिटेक्शन और ट्रैकिंग ना हो सके। देखो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहली बात, आपका एनोनिमस ओनरशिप रहती है। यानी कि जो भी शिप्स वगैरह आपके रजिस्टर्ड हैं, ये शेल कंपनीज के अंदर रजिस्टर्ड रहते हैं, जो कि लाइबेरिया, पैनामा या मार्शल आइलैंड्स जैसी जगहों पर रहते हैं। उसके बाद आपकी कुछ स्पूफिंग ट्रिक्स अपनाई जाती है। यानी कि ऑटोमेटिक जो आपका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है इनको कर दिया जाता है डिसेबल, लोकेशन हाइड करने के लिए। और फिर बीच रास्ते में ही शिप टू शिप किए जाते हैं ट्रांसफर्स। इनको क्लीन वेसल्स का दर्जा दे दिया जाता है कि भैया उनका नोन पता नहीं चलता कहाँ से आए कहाँ गए हैं। फेक इंश्योरेंस फ्लैग्स और कार्गो मैनिफेस्ट वगैरह यूज किया जाता है। फिर हम बात करेंगे इटली जिसकी कैपिटल है रोम। तो इटालियन डेप्यूटी पीएम और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हमारे जो है वो इंडिया की विजिट पे आ रहे हैं। ठीक है, अब इटली की अगर हम बात करेंगे तो इटली आ जाता है आपका साउथ सेंट्रल यूरोप में। ठीक है, इसके बॉर्डरिंग नेशंस में आप देखोगे तो भैया एक तरफ तो आ जाता है फ्रांस, और भैया कहाँ गया, एक तरफ हो जाएगा ऑस्ट्रिया, एक तरफ आ जाएगा स्विट्जरलैंड, और यहाँ आ गया स्लोवेनिया। ठीक है, इटली आपका बेसिकली एक पेनिनसुला की कैटेगरी में आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सीज वगैरह भी इसके पास आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी आ गया इसके पास में। ठीक है, इसी का जो दूसरा एक्सटेंशन आ जाता है एड्रियाटिक सी। यहाँ पे गल्फ ऑफ वेनिस है, यहाँ पर लेगेरियन सी है, या स्ट्रेट ऑफ बोनिफैक्टो है। यहाँ पर टेरिनियन सी आ जाता है, यहाँ मेसिना स्ट्रेट आ जाती है, स्ट्रेट ऑफ सिसिली आ जाती है। और ये बाकी जो आइलैंड्स वगैरह हैं ये इटली से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आइरिन सी, यहाँ पर गल्फ ऑफ टोरंटो वगैरह आ जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस इन्होंने कर रखा है रोम को सराउंडेड। ये जो रोम है आपकी वेटिकन सिटी है, इसको सराउंड कर रखा है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है ना, रोमन कैथोलिक चर्च की एक सीट है। मेजर माउंटेन रेंजेस यहाँ पर आते हैं आल्प्स और एपिनेरिन्स, ये भैया यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं। रिवर्स में आती है पो, एडिगे, टिबर आती है, और आती है अर्नो। ठीक है, क्लाइमेट यहाँ का आपका मेडिटेरेनियन रेंज का पाया जाता है। आगे मुराग एक्सिस की बात करेंगे तो इसराइल ने कंप्लीट टेक ओवर कर लिया है एक नए सिक्योरिटी कॉरिडोर का। इसको जाना जाता है मुराग एक्सिस के नाम से। ठीक है, इस एरिया में मोस्टली एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, जो कहाँ के कहाँ लाया करता है, खान यूनिस और रफा, इसके बीच में लाया करता है। ठीक है, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक गाजा स्ट्रिप में ये स्ट्रेच्ड है। अब ये जो नाम मुराग है, मुराग को बेसिकली एक इजरायली सेटलमेंट बोला जाता है जो 1972 के अरब कंट्रीज के साथ वॉर के बाद में उन्होंने सेटल डाउन किया था 2005 तक। उसके बाद उन्होंने गाजा को वापस दे दिया था, इसराइल पैलेस्टीन को वापस दे दिया था। लेकिन पैलेस्टीन वाले हमास ने बोला कि भैया हम तो नहीं शांत बैठेंगे, हमें तो कुछ ना कुछ कांड करना है। तो बस प्ले स्टूपिड गेम्स विन स्टूपिड प्राइजेस। बांग्लादेश ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स ज्वाइन किया है। बांग्लादेश 54th नेशन बन गया है इन अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने वाला। इसके द्वारा आपका आउटर स्पेस के कोऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन,
ठीक है। पीसफुल और कोऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन को इंश्योर किया जाता है। इनको अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स, नासा और कम से कम 8 इनिशियल सिग्नेटरी नेशंस थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज किया है, कुछ भी बताने वाला नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे आएंगे माउंट स्पर वॉल्केनो की बात करते हैं। भाई माउंट स्पर वॉल्केनो में ऐसा क्या खास है? देखो भाई, माउंट स्पर जो है ये आपका सिचुएटेड है एंकरेज के पास में, जो कि लाई करता है अलास्का यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। अब यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी बढ़ चुकी है। ठीक है। ये जो जितना भी आपका पूरे वॉल्केनोज आ रहे हैं, देखिए ये सारे के साथ जो आर्क बन रहा है ना ये, तो इस आर्क को बोला जाता है एल्यूशियन आर्क। ठीक है। जो एंकरेज से तकरीबन 130 किलोमीटर वेस्ट में सिचुएटेड है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो लेक आता है ना, इस लेक को बोला जाता है चका चमना। चका चमना लेक के पास में सिचुएटेड है ये। अब ये है एक स्ट्रेटो वॉल्केनो, इसको स्ट्रेटोकोन भी बोला जाता है। ठीक है। और इसका जो कैल्डेरा है, कैल्डेरा तो आपको पता ही होगा। देखो भाई, कोई भी अगर वॉल्केनो ऐसा है, जब ये खुद पे ऊपर कलेप्स कर जाता है तो यहाँ डिप्रेशन बन जाता है, इस डिप्रेशन में पानी वानी भर जाता है, इसी को बोला जाता है कैल्डेरा वॉल्केनो। तो इसका जो कैल्डेरा वॉल्केनो का जो शेप है, ये तकरीबन 5 किलोमीटर वाइड है ना। और इसके साथ साथ ये बना था लेट प्लाइस्टोसीन पीरियड में या अर्ली होलोसीन पीरियड में। वॉल्केनिक कोलैप्स हुआ था, बहुत सारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल इसमें से निकला, पुराने वॉल्केनो को जिसने कर दिया डिस्ट्रॉय। ठीक है। तकरीबन यहाँ की स्टार्टिंग से 25 किलोमीटर तक तो इसका जो डेब्रिस है वो ट्रेवल किया था। ठीक है। बहुत सारे आइस वाले डोम्स भी यहाँ आसपास कैल्डेरा के अंदर में बन गए थे। और जो माउंट स्पर है वो आपका इन्हीं डोम्स में से एक है। ठीक है। फिर 2004 के आसपास आपका एक हीटिंग इवेंट हुआ, छोटा सा क्रेटर जो है वो समिट पे बन गया। और 2008 पे वो जो क्रेटर था वो आपका ठंडा हो गया और वहां पे स्नो जो है ऐसे इकट्ठी होने लगी। ठीक है। तकरीबन 1953 और 1992 दो बार हिस्ट्री में इरप्ट हो चुका है, दोनों ही इसके क्रेटर पीक से स्टार्ट हुए हैं। इसकी वजह से एंकरेज में काफी ज्यादा राख वगैरह की बारिश हुई है। अब हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स की। तो जापान ने 3D प्रिंटेड स्टेशन 6 घंटे के अंदर बना लिया। वेस्ट जापान रेलवे कंपनी, मेजर रेलवे ऑपरेटर है जापान का, उन्होंने 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन को एरिडा नाम की सिटी में इनॉग्रेट किया है। और उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड का ये फर्स्ट है। अब देखो, 3D प्रिंटिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आप किसी भी प्रकार के 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाते हो डिजिटल फाइल के जरिए, है ना। अब इसमें एडिटिव प्रोसेस यूज किया जाता है, मतलब लेयर बाय लेयर। जैसे कि आपको, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल बनाना हो, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, इस तरीके से आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल बना दोगे, है ना। पहला बात तो ये होता है। और एक दूसरा तरीका भी आपका होता है जिसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। ये बेसिकली ट्रेडिशनल आपका तरीका रहता है। इसमें बेसिकली क्या करोगे, आपके पास एक ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक में से आप क्या करोगे, मटेरियल हटाना स्टार्ट कर दोगे ऐसे। आपको ट्रायंगल चाहिए तो ट्रायंगल के अलावा बाकी सारा मटेरियल हटा दोगे, हॉलो आउट कर दोगे। ठीक है। ये मिलिंग वगैरह प्रोसेस के जरिए किया जाता है, ट्रेडिशनल तरीके से होता है। आगे बात करेंगे जेवॉन्स पैराडॉक्स की। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने हाईलाइट किया है जेवॉन्स पैराडॉक्स को। उन्होंने बोला है कि एआई सिस्टम्स को अडॉप्ट किया जा रहा है, ग्लोबली बढ़ता जा रहा है, हर कोई इसको अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन इससे जेवॉन्स पैराडॉक्स जो है वो आ जाएगा। मतलब कि इसका सिंपल सा एक आइडिया है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो बढ़ रही है, इसकी वजह से किसी भी रिसोर्स को सस्ता होना पड़ रहा है, रिसोर्स आपका सस्ता हो जा रहा है, ठीक है, या ज्यादा एफिशिएंट होता जा रहा है, तो उससे उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं रिसोर्स की या उस टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें 1865 में विलियम स्टैनली जेवंस ने इसको सबसे पहले बताया था। उन्होंने ये बोला था कि अगर आप और एफिशिएंट स्टीम इंजन लेके आओगे तो इससे कोल की डिमांड कम नहीं होगी ब्रिटिश एरियाज में, बल्कि बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी स्टीम इंजन की, उतना ज्यादा ही कोल वो कंज्यूम करेंगे, है ना। जैसे हम बाइक की बात कर ले, 150 सीसी की बाइक इस्तेमाल करोगे, 125 सीसी की इस्तेमाल करोगे, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम नहीं करेगी, है ना। लेकिन हम फ्यूल एफिशिएंसी के लिए क्या लेके आ रहे हैं, 350 सीसी की बाइक लेके आ रहे हैं, लेकिन भैया वो और ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। ठीक है। तो यही चीज है। विटामिन डी की बात करते हैं, एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है कि भैया इंडिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, हर 5 में से एक इंडियन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ग्रसित है।
क्यों? क्योंकि भैया देखो, अर्बन लाइफस्टाइल्स की वजह से लोग घर से निकलते हैं, एसी वाली कार में जाते हैं या मेट्रो में जाते हैं और डायरेक्ट जाके अपनी वर्क प्लेस पे पहुंच जाते हैं, वहां भी पूरा दिन एसी में काम करते हैं, शाम को निकलते हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, एयर पॉल्यूशन बहुत हाई है, धूप की इंटेंसिटी भैया हम तक कम पहुंच पा रही है, ये लोग इंडोर वर्क ज्यादा करने लगे हैं, बाहर टहलते नहीं है। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक यूआई जैसा बाहर है, कौन बाहर टहलना चाहेगा? इससे क्या हो रहा है, विटामिन डी का सिंथेसिस बॉडी में नहीं बन पा रहा है। अब विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, है ना? एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ मेंटेन करने में। अब वैसे तो ये कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड नंबर ऑफ फूड्स में मिल जाता है ना? कुछ में इसको ऐड करना पड़ता है, मतलब डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे मिलता है। इसकी सोर्सेज की बात करते हैं तो नेचुरल सोर्सेज में हमारी बॉडी सनलाइट से डायरेक्ट इसको बनाता है, ठीक है। फूड की बात करें तो भैया जो ऑयली फिश होती है, सालमन, सार्डाइंस, हैरिंग, मैकेरेल वगैरह, उनसे मिलेगा। रेड मीट से आपको मिलेगा। जो लीवर खाते हैं आपके, उनसे मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए। एग यॉक से मिलेगा, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को करता है रेगुलेट, फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करता है, हमारी हड्डियों को, टीथ को, मसल्स को मजबूत रखने में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपका क्या हो सकता है, एक फ्रैक्चर होने वाली बीमारी आ जाती है, और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बहुत जल्दी हड्डियां चटकने लगती है, ठीक है। बच्चों में इससे हो जाता है रिकेट्स, ठीक है। हड्डियां कमजोर होने लगती है। बाकी तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। सिमिलरली हम बात करेंगे डायबिटीज की। तो भैया मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज, यानी कि अभी तक डायबिटीज के अलग अलग टाइप आते थे, लेकिन अब कुपोषण की वजह से, न्यूट्रिएंट्स के लैक की वजह से भी आपकी मेल न्यूट्रिशन वाली डायबिटीज जो है, उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है और इसको बोला है टाइप 5 डायबिटीज, है ना? इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस में इसको जे टाइप डायबिटीज भी बोला जा रहा है, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन और लो वेट के साथ में जुड़ी हुई है, जिसमें आपका बॉडी मास इंडेक्स कम हुआ है, ठीक है। यानी कि क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण, जो मोस्टली चाइल्डहुड या एडोलसेंस के टाइम पे स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो टाइप 1 की बात करते हैं तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है, जो भी आपके इंसुलिन प्रोवाइडिंग प्रोड्यूसिंग जो आपके बीटा सेल्स होते हैं उनका, इससे हमारे पैंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन बना ही नहीं पाता। टाइप 2 में क्या होता है, आपके हाई ब्लड शुगर लेवल रहते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है, इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, और ये मोस्टली ओबेसिटी या ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। और गेस्टेशनल डायबिटीज आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है, हाई ब्लड ग्लूकोज बॉडी बनाने लगती है, जो मदर और चाइल्ड के लिए कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, लेकिन ये मोस्टली आपका क्या रहता है, टेम्परेरी रहता है। उसके बाद पिंक मून की बात करेंगे तो अप्रैल 12 को पिंक मून, जिसको अप्रैल का पहला फर्स्ट मून भी बोला गया, इसको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। इसका नाम आता है एक फ्लावर से, फ्लावर का नाम है फ्लॉक्स सुबलेटा, ठीक है, जो कि आपका इसी टाइम पे नॉर्थ अमेरिका में ब्लूम होता है। इसको माइक्रो मून भी बोला जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा साइज में छोटा सा दिखता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मून इस टाइम पे होता है अपोजी पे। अपोजी तो आपको पता ही है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये अर्थ है, और ये फॉर एग्जांपल मून है। इस समय मून आपका अर्थ से सबसे फारदेस्ट पॉइंट पे है, इसको अपोजी बोला जाता है। क्लोजेस्ट पे होगा तो उसको बोला जाएगा पेरिंग। अब इंडियन एयरफोर्स ने जीपीएस स्पूफिंग फेस किया है म्यांमार के एयर स्पेस में, और ये बेसिकली, इसको हम अभी की खबर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। रेड फोर्ट ब्लास्ट से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले दिल्ली के आसपास ऐसा ही हुआ था कि भैया प्लेन्स थे आपके हरियाणा में या दिल्ली में, और उनको लोकेशन आ रही कहीं और की, ठीक है। इसको जीपीएस सिमुलेशन भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें जीपीएस रिसीवर को ट्रिक किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, उनको फॉल्स जीपीएस सिग्नल रिले किए जाते हैं, ठीक है। इससे जीपीएस रिसीवर को लगता है कि भैया हमारी लोकेशन पॉइंट ए पर है, जबकि वो होते हैं पॉइंट बी पर। अब ऑब्वियस सी बात है, प्लेन्स वगैरह मोस्टली जीपीएस पे ही चलते हैं, आंखों से तो बंदा देख नहीं सकता नीचे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो इनएक्यूरेट लोकेशन डेटा मिल जाता है, वीक सैटेलाइट सिग्नल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, रिसीवर को फेक ट्रांसमिशंस भेजे जाते हैं, जिससे डिवाइस आपके फॉल्स लोकेशन डेटा दिखाएगा। इससे मतलब बहुत भयंकर एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। स्टार्टअप सिलेक्टेड अंडर नेशनल क्वांटम मिशन ने इंडिया का मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है। इसका नाम है QPIAI, ठीक है। इन्होंने 25 क्यूबिट का सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर एआई इंडस को लॉन्च किया है, वर्ल्ड क्वांटम डे जो सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 14। चलो भाई।
अब आते हैं हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर्स पे। रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हिमालयन इकोसिस्टम के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इन्होंने लॉन्च किया है क्या, इन्होंने लॉन्च किया है आइस क्रंच प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो आइस क्रंच प्रोजेक्ट यानी कि आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर प्रॉपर्टी इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज पे इनका फोकस रहेगा। इंडिया और स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन है। इसको बनाया जा रहा है नाथा टॉप, दैट इज एट जम्मू एंड कश्मीर। क्लाइमेट रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह वगैरह इनका काम। अरावली रेंजेस की बात करेंगे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये बोला है हरियाणा को कि भैया किसी प्रकार की इलीगल माइनिंग अरावली रेंज में नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता है अरावली आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। 670 किलोमीटर तक इसका आपका रनिंग होता है, जो दिल्ली के पास से स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड। आप ये समझ लीजिए कि मजनू का जो टीला है भैया आपका दिल्ली में, मजनू का टीला से लेके ये गुजरात के बस ऊपर टिप तक खत्म होता है, कुछ ऐसी डायरेक्शन में आपका रन करता है। ठीक है। हाईएस्ट पीक इसकी आती है गुरु शिखर, जो कि है माउंट आबू में, 172 मीटर्स पे। यहाँ पे बनास रिवर जो है वो फ्लो करती है, साहिबी रिवर करती है, लूनी रिवर भी अरावली से निकलती है, और बहुत सारे मिनरल्स भी यहाँ पर मिलते हैं। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल की बात करेंगे तो केरल के जो रिसर्चर्स हैं इनको मिला है फ्यूचर कंजर्वेटनिस्ट अवार्ड। ठीक है। किसके द्वारा? कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम के द्वारा, क्योंकि मालाबार ग्रे हॉर्न ग्रे हॉर्नबिल को बचाने में काफी एफर्ट्स पुट कर रहा है। अब सीएलपी एक पार्टनरशिप होती है फोना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल की, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की, इन सब का कोलैबोरेशन है। इसके द्वारा यंग कंजर्वेशनिस्ट को सपोर्ट दिया जाता है ना, जिनके पास 5 साल से कम का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इनको फंडिंग और मेंटरिंग वगैरह दी जाती है कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मालाबार जो ग्रे हॉर्नबिल है ये एंडेमिक है, यानी कि इंडिया की लोकल है, जो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ठीक है। 50 मीटर से ऊपर के एलिवेशन में पाई जाती है, और आईयूसीएन ने इसको वनरेबल यानी कि खतरे की कैटेगरी में डाला हुआ है। मांडवी रिवर की बात करेंगे, इसको महादेवी रिवर के नाम से भी बोला जाता है। पहला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नए लॉन्च डिजिटल पोर्टल के द्वारा। ये डिजिटल पोर्टल आपका नेशनल वाटरवेज के लिए बनाया गया है। ठीक है। ताकि एक जेट्टी को डेवलप किया जा सके ऑन मालिम, जो कि मांडवी रिवर पे लाई करता है। अब इसको महादेवी या महादेवी रिवर भी बोला जाता है, ये गोवा की लाइफलाइन कहलाती है। ठीक है। ये ज्वाइन करती है जुआरी रिवर को। मांडवी रिवर क्या करती है? जुआरी रिवर को ज्वाइन करती है। दोनों की दोनों अरेबियन सी में आपकी फ्लश आउट कर जाती हैं, मरमागो आपका जो हार्बर है वहां के पास से होते हैं। ठीक है। यहाँ पर काफी ज्यादा स्प्रिंग्स वगैरह भी बनती हैं। दूध सागर नाम का जो वाटरफॉल है वो भी यहाँ लाई करता है। वरापुहा नाम का वाटरफॉल भी लाई करता है। इसकी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है, उसका नाम है रिवर मापोसा। आर्कटिक बायोम की अगर बात करते हैं तो आर्कटिक का जो टुंड्रा बायोम है उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है कार्बन को एब्जॉर्ब करने की एटमॉस्फेयर से। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया भर में आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर्स बढ़ गए हैं। अब इस पूरे एरिया की बात करें तो ये आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में आ जाता है, मतलब 66 डिग्री 33 मिनट नॉर्थ की तरफ। इसमें आपका अलास्का का एरिया आ जाता है, यूएस का, कनाडा के एरिया है, ग्रीनलैंड है, रशिया का एरिया आ जाता है। बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है यहाँ। मीन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम पाया जाता है 6 से 10 महीनों के लिए। ठीक है। लो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश बहुत कम होती है, डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट जैसी सिचुएशन बन जाती है। अब क्योंकि भैया ये जो मिट्टी है ये है परमाफ्रॉस्ट, यानी कि परमानेंटली जमी रहती है, तो जो बड़े रूट्स वाले पेड़ हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते, है ना। यहाँ पर आपकी मोजेस, लिचेंस, डॉफ शॉप, ग्रासेस, सेजेस वगैरह पाई जाती है। अब सुनामी जोन्स की बात करेंगे तो इंक्वाइस के हिसाब से जो हमारी इंडिया की कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, जिनपे सुनामीज आने के खतरे काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है। उनमें सुनामीज आने के खतरे ज्यादा हैं क्योंकि दो मेजर सबडक्शन जोन्स आ जाते हैं। एक तो आ जाता है आपका ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला। ठीक है। और दूसरा आ जाता है आपका, ये आ जाता है मकरान का। ठीक है। इस साइड वाला है आपका मकरान ईरान के पास, और दूसरा अंडमान एंड निकोबार वाला।
सबडक्शन जोन मैंने आपको बताया था, दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, जो ज्यादा भारी होगी, ज्यादा ठंडी होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो पहली वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा सबडक्शन जोन। बहुत सारे फिनोमेना जियोलॉजिकल यहाँ पर होंगे। अंडमान निकोबार सुमात्रा आइलैंड आर्क की बात करें तो ये जो पूरा एरिया है, जो म्यांमार से स्टार्ट होता है, ये तकरीबन 5,000 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड्स है, माउंटेन्स है, जो म्यांमार से लेके यहाँ नीचे आपका इंडोनेशिया तक रन करता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मेजर सबडक्शन जोन है। मतलब कि इंडियन प्लेट क्या कर रही है यहाँ पे, आपकी यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। यूरेशियन प्लेट है तो इंडियन प्लेट उसके नीचे जा रही है। ठीक है, मकरान की बात करते हैं तो ये भी टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री है, जहाँ पे अरेबियन सी प्लेट क्या कर रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे आपकी इस प्रकार से सबडक्ट कर रही है। ठीक है, ये साउथ ईस्टर्न ईरान और साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान वाला इलाका आ जाता है। उसके बाद लिचेंस की बात करते हैं तो इनको बोला जाता है सिम्बाइट्स, सिम्बाइटिक बोला जाता है। अगर आपने वेनम देखी होगी तो वेनम में आपको आइडिया होगा, वेनम और एडी दोनों क्या होते हैं, आपका वेनम सिम्बाइट है, वो एडी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और एडी वेनम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि एडी को भयंकर वाला कैंसर हो रखा है। ठीक है, तो लिचेंस सिम्बाइटिक हो, सिम्बाइट्स होते हैं। एक एसोसिएशन होता है इनका फंगस के साथ, जिसको माइक्रोबिएंट बोलते हैं। ठीक है, और एक एल्गा के साथ, जिसको हम साइनोबैक्टीरियम, जो नॉर्मल काई होती है, उसको बोला जाता है। फंगस क्या करता है, उसको स्ट्रक्चर देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है ना, और एल्गा क्या करता है, उसको फूड देता है वाया फोटोसिंथेसिस। लाइचेंस एटलीस्ट 8% लैंड सरफेस को कवर करती हैं, बहुत सारे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाई जाती है, जैसे अंटार्कटिक में, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वगैरह में। हमारे इंडिया में ही 2700 स्पीसीज पाई जाती हैं, जो खासकर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। इंडिया का पहला लाइचेन पार्क जो है, वो 2020 में आपका इनॉग्रेट किया गया था, ओपन किया गया था मुंशियारी, उत्तराखंड में। ठीक है, यानी कि ये बायो कंडक्टर्स भी होते हैं एयर पॉल्यूशन के, तकरीबन सल्फर डाइऑक्साइड और हैवी मेटल्स के बारे में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे सबसे लास्ट में आ जाते हैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स। तो सेंटर ने अनाउंस किया है कि रीजनल रूरल बैंक्स को वन स्टेट वन आरआरबी के टर्म पे हम लोग एमलगेट कर रहे हैं। मतलब देखो, स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आरआरबी के बारे में बताता हूँ। रीजनल रूरल बैंक को 1975 में स्टार्ट किया गया था, आरआरबी एक्ट 1976 के अंडर में। ठीक, सॉरी, 1975 के अंडर में। इनको काम क्या था, इनको काम सिंपल सा था कि ये जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो लेबरर्स होते हैं, आर्टिशियंस होते हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको क्रेडिट और बैंकिंग फैसिलिटीज उपलब्ध कराना, जो अदरवाइज उनको अवेलेबल नहीं थी। बड़े बैंक तो उनको उधार देते नहीं है। एग्रीकल्चर बूस्ट करने के लिए, ट्रेड बूस्ट करने के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो हर रीजनल रूरल बैंक है ना, छोटे छोटे रीजन्स में रूरल बैंक आपके बनाए गए। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पॉन्सर बैंक की रिक्वेस्ट पे सेटअप करता है। इसकी ज्वाइंट ओनरशिप रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% हिस्सेदारी, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15% हिस्सेदारी, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसके पास रहती है 35% की हिस्सेदारी। अब व्यास कमेटी के रिकमेंडेशंस आए और सेंटर ने सारे आरआरबीज को 2004-5 के आसपास में कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि इतने ज्यादा आरआरबीज हैं, इन सबको इमलगेट करके एक स्टेट में एक ही आरआरबी लेके आएंगे, है ना। तो हर स्टेट के पास एक आरआरबी होगा, जिसको एक मेजर पब्लिक सेक्टर का बैंक करेगा स्पॉन्सर। फॉर एग्जाम्पल बिहार की बात करें तो वहां पे आपका दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, इन दोनों को कंबाइन करके बिहार ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, बनाया जा रहा है, जो कि पटना में हेडक्वार्टर है, जिसको पंजाब नेशनल बैंक कर रहा है स्पॉन्सर। तो भैया ये कहानी थी। नेक्स्ट, आसियान इंडिया ट्रेड्स इन गुड एग्रीमेंट, आईटीगा। इंडिया ने सबसे पहली बात तो ये है, 8th मीटिंग जॉइंट कमिटी ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की कंडक्ट की। सबसे पहली बात तो ये आ जाता है। आसियान की बात करते हैं तो इसको 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में इस्टेब्लिश किया गया था। 10 कंट्रीज का ग्रुप है। अब आईटीका की बात करते हैं तो 2009 में साइन किया गया, 2010 में फोर्स में आया। हर पार्टी जो है वो क्या करेगी, नेशनल ट्रीटमेंट देगी दूसरी पार्टीज के गुड्स को। ठीक है, ये जितने भी 11 नेशंस इसमें इन्वॉल्व है, और ऐसा गैट 1994 के अंडर में किया जाएगा। अब बायलैटरल ट्रेड्स की बात करें तो इंडिया और आसियान के आपस का जो ट्रेड है वो 121 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है। आसियान तकरीबन 11% शेयर रखता है इंडिया के ग्लोबल ट्रेड।
आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, जिससे जियोपॉलिटिकल रिस्क का क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। जैसे कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, यूएसए जो है वो आपका सैंक्शंस लगा रहा है, इन सब का ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको ये लोग एनालाइज करके देते हैं। सबसे लास्ट में 2025 यानी कि 150 साल हो चुके हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, है ना। इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के नाम, एसोसिएशंस के नाम से। कब? 1875 में। ठीक है। यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी ना, वो बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी, एस्प्लैंड रोड पे, 1875 में। एशिया का पहला और वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 2017 में बीएसई आपका फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज भी बना इंडिया में। बीएसई एक एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट मार्केट प्रोवाइड करता है ताकि आप ट्रेडिंग कर सको इक्विटी में, करेंसीज में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, डेरिवेटिव्स में, म्यूचुअल फंड्स में। इसको रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, सेबी एक्ट 1992 के अंडर में। यहाँ हमारे खत्म होते हैं अप्रैल के करंट अफेयर्स। अब मैं लास्ट में बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको CDS 1 2026 की धुआंधार प्रिपरेशन करनी है, तो देखो आपको आना पड़ेगा नोएडा सेक्टर 62। यहाँ पर IMS कॉलेज में हमारी क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, दोपहर को 3:30 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक। ठीक है। क्लासेस हमारी मंडे से लेके फ्राइडे तक कंडक्ट होती हैं, हफ्ते में 5 दिन कंडक्ट की जाती हैं आपकी। ठीक है। ये हमारी टोटल ऑफलाइन क्लासेस हैं। इसके साथ में आप CAPF बैच के लिए भी इंटीग्रेट कर सकते हो, जो इसी बैच के साथ में पढ़ाया जाएगा, अगर आपका एम है CAPF के लिए भी। ठीक है। हमारे पास CAPF और CDS दोनों के ही कैंडिडेट हैं। अभी हम लोग खत्म करने जा रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट वीक से हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा, जो कि प्रोबेबली हम साइंस के सब्जेक्ट्स उठाएंगे, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे हैं और आराम से कवर किए जा सकते हैं। तो अगर आपके ज्ञान चक्षु भी खुल गए हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं धुआंधार प्रिपरेशन को, तो आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आपके जो भी लेक्चर्स छूट गए हैं, मिस हो गए हैं, उनको हम आपको कवर करवाएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस के जरिए, और इंश्योर करेंगे कि भैया 100% श्योरिटी के साथ, कि आप फुल डिसिप्लिन के साथ में अगर हमारी क्लास में आते हैं, डेली अटेंडेंस देते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपके CDS क्लियर करने की लेता हूँ गारंटी। ये गारंटी भैया मेरी है। लेकिन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा भाई। मैं कोच का काम कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते तो अलग बात है। लेकिन अगर करना है कि भाई CDS निकालना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको DM करना पड़ेगा 8839961158 पर। अपनी डिटेल्स के साथ, आप नाम के साथ DM कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा आगे का प्रोसीजर क्या है। तो अभी आपके पास मौका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनवरी की स्टार्टिंग में आओगे मेरे पास कि सर मुझे CDS करवा दो, तो भाई मैं नहीं करवाऊँ, है ना। IMA प्लस FCAT दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करवाई जाएगी। इसकी फीस आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ेगी 33,000। अगर आप OTA ओनली करना चाहते हैं, तो इसकी फीस आपको पड़ेगी 28,000। लेकिन अगर आप OTA प्लस FCAT करना चाहते हैं, तो इसकी फीस आपको पड़ेगी 30,000। ठीक है। इस फीस को आप दो पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, ऐसा आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज चाहिए, तो हॉस्टल फैसिलिटीज भी हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। इसमें एक हॉस्टल तो आपका बॉयज प्लस गर्ल्स यानी कि कोएड वाला है, आप वहां भी जा सकते हो। और आप गर्ल्स स्पेसिफिक हॉस्टल, जो कि वुमेन हॉस्टल है, और वहां पर भी हम आपको मतलब करवा सकते हैं। ठीक है। आपको सिंपल सी बात है, आपको 8839961158 पर करना है DM। उसके बाद अगर आपको करंट अफेयर्स डाउनलोड करने हैं, तो आपको पता है नीचे दे रखी है CDS ड्राइव की लिंक, वहां जाओगे, वीकली करंट अफेयर्स 2025 अप्रैल, एंड देन आपको अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लो। और एल्स आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में सारी अपडेट्स आती हैं, सारा स्टडी मटेरियल रियल टाइम में अपलोड किया जाता है, जो कि CDS ड्राइव पे कई बार लेट हो जाता है। ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, 20.2 फॉलोअर्स हो चुके हैं भाई। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी आप समझदार हो। जय हिंद टू यू ऑल।